हेलो दोस्तों, मैं आज सांद्रता के पद में आपका अगला वीडियो लेकर चल रहा हूं। तो सांद्रता के पद में हम वीडियो जो है एक वीडियो बना चुके हैं। तो हमारा दूसरा वीडियो बनाने चल रहे हैं सांद्रता पद में। इसमें क्या है, पार्ट प्रति मिलियन। इसमें आपकी सांद्रता किस पे ज्ञात करनी है, पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है, मिलियन का मतलब 10 लाख। परिभाषा इसकी, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घात 6 ग्राम में, 10 की घात 6 ग्राम अर्थात 10 लाख या 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी परिभाषा बनी, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घात 6 ग्राम में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। सूत्र हमारा क्या होगा, हमारा सूत्र होगा यहाँ पे पीपीएम में किसी भी सांद्रता पद को व्यक्त करने के लिए हमारा फार्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की घात 6। ठीक, तो हमारा फार्मूला बना पीपीएम में विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की घात 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फार्मूला। हमको फार्मूले को ही याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर से हमको सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर अधिकतर या न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमको फार्मूला याद रखना होगा। ठीक, तो इस फार्मूले को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस एग्जाम्पल में है उदाहरण हमारा, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो। तो समुद्री जल है, समुद्री जल में क्या घुला हुआ है, आपकी ऑक्सीजन घुली है। जो किसी पदार्थ में घुला रहता है वो क्या होता है, आपका विलेय होता है। तो यहाँ पे विलेय आपका, पहले आपको इस क्वेश्चन में जो चीजें ज्ञात हैं पहले उसको हम लिखते हैं। ठीक, यहां हम लिखते हैं दिया है। ठीक, तो हमको यहाँ पे दिया गया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है हमको, 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम। ठीक, तो ये जो विलेय किसमें घुला हुआ है, जल में घुली हुई है, समुद्री जल में। तो वो क्या हो जाएगा, आपका विलयन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। कितना विलयन है यहाँ पे, 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि विलेय का द्रव्यमान हमारा ग्राम में है तो विलयन का द्रव्यमान भी हमारा ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं पीपीएम में सांद्रता के लिए। फार्मूला हमारा क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की घात 6। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे हम अपना जो है, जो भी हमको पता है उसको रखेंगे, विलयन और विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान हमारा क्या है, यहाँ पे 5.8 गुणे 10 की घात -3 है। यहाँ रखेंगे हम 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम, और बटे विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है हमको, यहाँ से 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम 1000 ग्राम लिख देंगे और गुणे 10 की घात 6, ये फार्मूला आपका। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 1000 है, 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। देखिए 5.8 गुणे 10 की घात -3
और ये भी ले आइए साथ में गुणे 10 की घात 6 और बटे 10 की घात 3। 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, अर्थात कोई भी संख्या हो अगर उसके पीछे की जितने जीरो लगे हो उसको हम 10 की घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 जीरो है तो इसको हम 10 की घात 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये 10 की घात 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो घात हमारी प्लस से माइनस में चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाएंगे। अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी घात हमारी, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो ये हम लिखते हैं 5.8 गुणे 10 की घात -3 और गुणे 10 की घात 6 और ये 3 ऊपर गए, कितना हो गया 10 की घात -3। अब यहाँ पे देखा जाए तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 5.8 गुणे, अब देखिए -3 -6 और ये प्लस में 6, तो ये आपका क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आया 5.8। ठीक है, पीपीएम इसका मात्रक हम लिखेंगे पीपीएम में। ठीक है, तो ये हमारा 5.8 पीपीएम क्या हुआ, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो दोस्तों सांद्रता के पद में ये हमारा दूसरा अगला है मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, इसकी परिभाषा है विलयन के किसी घटक का मतलब उसमें जो पदार्थ मिला हुआ हो। ठीक है, घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये आपका विलयन है। ठीक है, ये विलयन ए मान लीजिए, इसको विलयन बी, विलायक बी। तो कोई भी विलयन हो, ये आपका विलयन है, तो इस विलयन में आपके दो विलायक हैं। कोई भी विलयन हो उसमें विलेय तथा विलायक होते हैं। तो इसे मान लीजिए आप विलेय, इसे आप मान लीजिए विलेय और इसे मान लीजिए आप विलायक। ठीक, तो परिभाषा क्या है हमारी, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। अब इसमें दो घटक है, हमारे कितने घटक हैं, दो घटक हैं। तो इसमें से किसी भी एक घटक का, किसी क्या लिखे यहाँ पे हम, घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी, अब इस विलयन में उपस्थित जो सभी घटक हैं उनकी संख्या का अनुपात उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम विलेय ए का मोल निकालें, विलेय ए का मोल हम यहां लिख लेते हैं एन ए। ठीक, विलेय विलायक, ठीक है, विलायक बी का मोल हम यहां लिख लेते हैं एन बी। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, तो हम यहां अगर विलेय ए का मोल प्रभाज निकालें, विलेय ए का मोल प्रभाज, विलेय ए का मोल प्रभाज, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एन ए बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या है, विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या या कुल मोलों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोल हैं तो इनका विलयन में कुल कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो इसे अगर हम एक्स ए से दिखाएं, तो ये हमारा बनेगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। एक तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर विलायक बी के हम मोल प्रभाज निकालें, विलायक यहां देखते हैं, विलायक बी का मोल प्रभाज, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एन बी बटे
एन ए प्लस एन बी। इसे अगर हम एक्स बी से दिखाएं तो ये हमारा हो जाएगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। दूसरा हमारा ये हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी न्यूमेरिकल में कहेगा हमको कि विलेय की निकालिए मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो इन फार्मूलों को लगा करके हम उनको निकाल सकते हैं। और यदि इन दोनों का योग किया जाए, विलयन के अगर कुल मोल निकालें, विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल यदि हम निकालें तो क्या होगा? विलयन में हमारे दो मोल हैं, कौन कौन से? विलेय तथा विलायक, दो घटक हैं। तो अगर इनका हम कुल योग करें तो एक्स ए प्लस एक्स बी। अब एक्स ए कितना है हमारा यहाँ पे? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, और प्लस एक्स बी कितना है हमारा? एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। अब यहां देखा जाए तो हर बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, एन ए प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा? एक आएगा। तो हमें जो है विलयन का कुल मोल कितना प्राप्त होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, कहीं कहीं हमारा ये भी काम आएगा। तो इसी तरह से अगर किसी भी विलयन में अगर 3 घटक हैं तो इसी तरह से हमारा विलेय ए का मोल, विलेय बी का मोल, अगर यहीं पे घटक सी अगर मान लिया जाए तो इसी तरह से हम एक दूसरा लिखेंगे कि विलेय या जो भी है घटक सी का मोल प्रभाज। तो इसी तरह से हमारा निकल आएगा, उसमें चाहे विलयन में चाहे 2 घटक हो या 3 घटक हो, चाहे जो घटक हो, उसी तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक, अब इन पे तो दोस्तों मोल प्रभाज को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, इनकी परिभाषा हम कैसे, ये सवाल अगर वो बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे लगाएंगे। बहुत ही आसान है जिनको लगाना, तो हम देखते हैं इनको। तो जैसे कि क्वेश्चन हमारा है, एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH तथा 90 ग्राम H2O उपस्थित है। H2O तथा CH3OH का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। मान लीजिए ये आपका विलयन है, तो इसमें आपका 16 ग्राम CH3OH है, उपस्थित है। इसमें आपका 16 ग्राम क्या है? CH3OH है। और दूसरा घटक क्या है आपका? 90 ग्राम जल है इस विलयन में। 90 ग्राम क्या है? H2O है। तो कह रहा है इन दोनों की अलग अलग हमको क्या निकालना है? मोल प्रभाज। तो अभी जैसे हम दोनों फार्मूले अलग अलग बताए थे एक्स ए और एक्स बी का, उसी तरह से हम निकालेंगे। तो चलिए हम विलेय, इसे मान लीजिए विलेय, इसे मान लीजिए विलायक। ठीक है, तो विलेय यहां हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। हल में दिया है, पहले लिख देते हैं। दिया है विलेय लिखते हैं यहां पे हम CH3OH का द्रव्यमान कितना दिया गया हमको? यहाँ पे 16 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और जल का H2O का द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पे हमको 90 ग्राम। ठीक, ये दो चीजें हमको पता है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम विलेय ए का मोल, तो मोल निकालने के लिए फार्मूला है CH3OH का मोल। CH3OH का पहले हम मोल निकालेंगे। CH3OH का मोल, तो मोल निकालने के लिए हमारा फार्मूला है भार बटे अणुभार। ठीक, तो अणुभार कैसे निकालते हैं हम?
ये आपको भार तो आपको दिया गया है, जिसका मोल निकालना है उसका भार दिया गया, लेकिन अणुभार नहीं दिया गया है। तो पहले हम CH3OH का अणुभार निकालते हैं। ठीक, CH3OH का अणुभार, CH3OH का अणुभार निकालते हैं हम। तो यहां देखा जाए कार्बन एक है, तो कार्बन का कितना होता है C, कार्बन 16 होता है। ठीक है, तो CH3OH का अणुभार हम निकालते हैं। कार्बन हमारा 12 होता है। हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 होता है उसका अणुभार। फिर हाइड्रोजन आया, कितना 1 हो गया। तो ये हमारा टोटल कितना आया 3 1 4 और 12 4 16, 16 16 32। क्या आया अणुभार हमारा 32 आया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं CH3OH का मोल कितना आया। भार हमको कितना दिया गया है 16 और अणुभार कितना आया हमारा 32। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.5 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम जल का निकालेंगे। जल के मोल, H2O का मोल, तो इनका द्रव्यमान कितना दिया गया है 90। और इनका अगर हम अणुभार निकालें, अणुभार अगर निकालें हम कितना आएगा। हाइड्रोजन कितना है हमारा 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा 16 है, तो 16 2 18 हो जाएगा। बटे में हम क्या लिख लेंगे 18, तो 18 पंचे ये हमारा कितना आ गया 5। अब हमें जो है दोनों की अलग अलग क्या निकालनी है मोल प्रभाज निकालना है। तो CH3OH का मोल प्रभाज हम निकालते हैं यहाँ पे। CH3OH का मोल प्रभाज, यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3OH का मोल, CH3OH का मोल बटे कुल मोल, विलेन के कुल मोल। तो हमारा यहाँ पे NCH3OH है और प्लस NH2O है। ठीक, तो यहां हम निकाल चुके हैं CH3OH का मोल निकाले क्या है 0.5 आया है, यहां रखेंगे 0.5 और बटे में CH3OH के फिर मोल कितना आए हैं हमको 0.5 और प्लस H2O के मोल कितने आए हैं यहाँ पे हमको 5 आ गए हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 बाई ये हमारा आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5/550। इनको सॉल्व करने पे जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अब अगला हम देखते हैं H2O का मोल। H2O का मोल प्रभाज, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए भी हमारा वही फार्मूला था, H2O के मोल बटे कुल मोल। तो जल के कितने मोल थे हमारे पास 5 थे, तो यहाँ 5 लिखेंगे और बटे में 0.5 और प्लस 5, ये हमारा आ जाएगा 5/5 प्लस 5.5, ये हमारा आ जाएगा 50/55। इसे सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आपके एनसीईआरटी बुक में जो है मोल प्रभाज के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब जो भी अभी तक सांद्रता के पद पढ़ाए हैं
ढेर सारे क्वेश्चन है, उनको आप लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, एक बार पढ़ लेने से या एक बार क्वेश्चन लगा लेने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो आप क्वेश्चन को बार बार लगाइए और उनको अच्छे से समझिए। जो भी आपको समस्या होती है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या हो, हम आपको तुरंत सोल्यूशन देंगे। ठीक दोस्तों, थैंक्स।